बच्चों पिछली बार हम लोगों ने मैथ्स का क्वेश्चन किया था, आज हम लोग फिजिक्स का करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो कि 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं जितना समय है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बस रिवाइज करा देता हूँ पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आने वाले बोर्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसी क्लास हम इसको कवर करेंगे सारे थ्योरी को, और उसके बाद हमसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएगा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारा टॉपिक है आज का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैंने सारे टॉपिक लिख दिया आपके सामने ताकि आप बेसिक नॉलेज ले सको। सबसे पहले जैसे जानना है हमको चार्ज के बारे में, उसके बाद करंट को मेजर करते हैं मीटर में, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर जनरेटेड एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी में आएगा रेजिस्टेंस, जैसे रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो हम देखते चलेंगे स्पीडली, मैं इसका आपको एक बार चैप्टर का पूरा रिवाइज करके और फिर न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, चार्ज। तो चार्ज हमें पता है, चार्ज को बेसिकली हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये बिल्कुल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब कहने का क्या हो गया कि किसी चीज का एक लिमिट होता है ना, वहां पे जाकर खत्म होता है, उसके आगे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्यू क्या हो गया, क्यू हम लोग दिखा देते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी भी बॉडी पे कितना ज्यादा चार्ज है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसी को हम लोग चार्ज के फॉर्म में दिखाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज, तो किसी भी बॉडी पे हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है। जनरली मेटल ऐसा करता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हम उस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जो कि मेटल करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम उस पर क्या लगाते हैं, निगेटिव चार्ज, जो कि मेटल करता है, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनता है क्या, कि कितना इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बना लेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला एक ये भी आता है Q इक्वल टू NE। मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है कि Q कितना इलेक्ट्रॉन मिलके कोई कितना चार्ज बनाएगा। सपोज दैट आपसे बेसिकली एग्जाम में पूछता है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। मान लो किसी बच्चे के पास, एक बच्चे के पास 10 चॉकलेट है और हमें 100 चॉकलेट इकट्ठा करना है, तो कितने बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लगभग मेरे ख्याल से 10 बच्चों को। तो आपने क्या किया, जो 100 में एक बच्चे के पास 10 था तो डिवाइड किया, तो क्या बचा, ये 10 बच्चा। सिमिलरली एक क्यू बराबर हमारा दिया है क्या, एक कूलम। तो हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाता है, तो यानी कि एक कूलम बराबर n इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये n का जो वैल्यू आ जाता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर हो जाएगा आपका, ये कूलम से कूलम ऐसे कट जाएगा, ये हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो आप डायरेक्ट डेटा याद रखोगे। खैर आगे चलते हैं हम लोग। तो क्यू, सबसे बड़ी बात हमने डिफाइन किया चार्ज को, जो कि बताता है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक कूलम जो क्यू होता है, इसको मैं मिटा देता हूं, हम लोग नोट कर लेना पॉज करके। जो क्यू का यूनिट होता है, क्यू को मेजर जो हम लोग करते हैं किसमें, कूलम में। क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग सी से भी दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट की हम बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, करंट। अगला टॉपिक हमारा है करंट। मैं मिटा देता हूं, फिर से मैं सारे टॉपिक लिख दूंगा। करंट, करंट क्या हो गया, करंट को दिखाते हैं हम लोग आई, स्मॉल आई से करंट को दिखाते हैं। बेसिकली क्या बताता है ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या, आप कहीं किसी गेट पे खड़े हो और आपके सामने से सपोज दैट कितने बच्चे पास कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम ने अपने टाइम सेट किया, जैसे कि देखा क्या कि 1 सेकंड में 10 बच्चे चलेगा, ठीक है।
वैसे रेट का मतलब ही क्या होता है, ज्यादातर आप देखोगे जब भी रेट की बात हुई ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो करंट क्या बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हमारे पास कोई वायर है, वायर जनरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो ये जिसको कट करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, ये सर्कुलर पोर्शन, यही हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। ये वाला पार्ट क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज के लिए हमने दिखाया क्या, Q, और रेट के लिए हमने बताया आप टाइम से डिवाइड करो, तो यही हमारा हो जाएगा करंट का डेफिनेशन, ठीक है ना। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर होता है। करंट को किससे मेजर करते हैं हम लोग, एम्पियर में। वैसे कभी फंसाने के लिए हो सकता है कि आपसे करंट का और यूनिट पूछते, तो जैसे करंट को Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q का जो यूनिट होता है कूलम और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड भी यूनिट होगा करंट का। लेकिन बात करें ऐसा यूनिट का तो वो होता है एम्पियर, ठीक है। यूनिट पूछते हैं तो कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट हमेशा क्या हो गया, एम्पियर। तो ऐसा यूनिट कहने का मतलब ये यूनिट तो है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, लेकिन इन दोनों में ऐसा यूनिट कौन हो गया, तो एम्पियर, ठीक है। करंट को मेजर करते हैं तो ये यूनिट जो है एम्पियर, तो इसी से आप याद रखिएगा, करंट को मेजर करते हैं हम लोग आमीटर से। करंट को किससे मेजर करते हैं, आमीटर से। करंट को मेजर करते हैं हम लोग आमीटर से, और इसको सर्किट में हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। आगे मैं बताऊंगा सीरीज किसको बोलते हैं। तो अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात याद रखना है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है, रेजिस्टेंस वेरी लो, रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। और आपसे अगर पूछ दे आइडियल रेजिस्टेंस अमीटर का कितना होगा, आइडियल रेजिस्टेंस अमीटर का, तो वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, मैं पहले डिफाइन कर देता हूं सबको, फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करें, सारे ही टॉपिक पे एक एक दो क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है, थोड़ी देर पहले हमने Q बराबर एन ही लिखा था, Q बराबर एन ही लिखा था, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, NE/T। तो ये भी एक फॉर्मूला आता है। अब बेसिकली बोर्ड्स में ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस होता है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था पोटेंशियल। एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली हम लोग पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का नहीं डिफाइन कर सकते, पोटेंशियल हमेशा कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर क्लास में बोल दे कि ये बच्चा लंबा है ना, कोई अमूमन लड़का लंबा है, तो लंबा किसी न किसी के कंपेयर में होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके कंपेयर में कोई और लंबा हो। तो हम बोल रहे हैं कि कोई बच्चा लंबा है या तेज है, तो किसी से कंपेयर करते होंगे। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा हम लोग कंपेयर करते हैं। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हाँ बस पढ़ने के लिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कैसे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पहले डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल को हमेशा हम लोग V से दिखाते हैं, है ना, पोटेंशियल को हमेशा V से दिखाते हैं। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल ताकत बताता है, पोटेंशियल ताकत बताता है। अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो मान लो कोई बड़ा सा यहाँ चार्ज रखा हुआ है, कोई बड़ा सा यहाँ चार्ज रखा है, तो इसका एक पोटेंशियल होगा, एक इसका एक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसका कहीं दूर दूर तक इसका फील्ड होगा, वो भी एक लिमिट तक होगा। आपको ही पता है कि पोटेंशियल हर आदमी का, हमारा और आपका पोटेंशियल एक लिमिट तक है। इसका क्या हो गया, इसका भी पोटेंशियल कुछ दायरा तक होगा। मान लो यहाँ तक इसका पोटेंशियल है। अब कैसा पोटेंशियल है, ये इसका ताकत है यहाँ तक, तो हमें इसका पोटेंशियल जानना है, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल जानना है। तो इसका क्या, ये है प्लस चार्ज, इसके रेंज में अगर कोई प्लस चार्ज आएगा तो उसको धक्का मार देगा, और अगर माइनस आएगा तो इसको खींच लेगा। अब सोच के देखो, अगर मान लो कोई चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये इसके ज्यादा करीब हो गया तो इसको
ज्यादा धक्का मारेगा, और ये सब थोड़ा दूर हो गया तो इसको क्या हो गया, कम धक्का मारेगा, मतलब इसमें फोर्स जो रिपेल होने का फोर्स होगा थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम डिफाइन करते हैं कि कोई बॉडी मान लो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है ना। इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ हमारे रेंज से बाहर हो गया तो उसको इंफिनिटी कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये जगह रेंज से बाहर, तो ये पोजीशन क्या हो गया इसके लिए, इंफिनिटी। यहां पे कोई चार्ज होगा तो क्या इस पे ये फोर्स लगा पाएगा, क्या इस पे फोर्स लगा पाएगा, बिल्कुल नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, वी इंफिनिटी 0 हो गया, ठीक है ना। इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया। अब इस चार्ज को हमें ला के यहाँ पे रखना है किसी भी पॉइंट पे। मान लो कि हम इस पॉइंट पे ला के रखना चाहते हैं, ए पॉइंट पे रखना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि ये है पॉजिटिव, जैसे ही इसके फील्ड में आएगा ये इसको रिपेल करना शुरू करेगा, तो इसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे लाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे इसके फील्ड में जैसे जैसे हम आगे आते चलेंगे तो इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ फील करेगा, वहां इस पे ज्यादा फील करेगा, तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये बता रहा है पोटेंशियल हम लोग निकाल तो रहे हैं, पोटेंशियल किसका निकाल रहा है, इस चार्ज का नहीं, पोटेंशियल हम इसका बता रहे हैं, इसके कारण हमें इस चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ रहा है, मतलब इस चार्ज को उठा के यहां लाने में इसका ताकत था ना, इससे लड़ना पड़ा हमें। ये बड़ा वाला चार्ज है वो नहीं चाह रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि यहाँ आके आए, लेकिन हमारा मन है कि नहीं हम इसको यहाँ पे लाए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ताकत बढ़ाते जबरदस्ती खींच खींच के यहाँ तक लेके आना होगा। अगर हम ला के छोड़ देते तो वापस क्या करेगा, ये धक्का मार देगा, तो फिर क्या करेंगे, हमको इसको पकड़ के लेके पकड़ के रखना होगा, मतलब इस चार्ज को खींचना पड़ा, मेरा ताकत लगा, मतलब हमको इस पे वर्क करना पड़ा। तो पोटेंशियल क्या बताता है कि यहां मान लो इंफिनिटी से हम लेके यहां आ रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे VA माइनस वी इंफिनिटी, क्योंकि हमने बताया आपको पोटेंशियल कभी एक पॉइंट का नहीं होता है। तो यहां से यहां आया तो हमने लिखा VA माइनस, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, तो VA माइनस वी इंफिनिटी बराबर, इसको लाने में हमने कितना वर्क किया, W, तो हमने लिखा W और नीचे लिख दिया चार्ज, ठीक है ना। अच्छा ये Q जो होता है ना काफी छोटा होता है, ये Q जो होता है इसको प्लस Q, हम इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज होता है मतलब इसका इफेक्ट, क्यों टेस्ट चार्ज बोलते हैं कि आपको पता है ये प्लस है और ये भी प्लस है, अगर ये इस पे धक्का लगा रहा होगा तो ये भी तो इसको धक्का मार रहा होगा, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बहुत कम है, इसका जो फोर्स होगा या फिर पोटेंशियल होगा इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसको Q0 से भी दिखा देते हैं, है ना, तो प्लस Q मतलब आप समझ जाना कि छोटा चार्ज, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया पोटेंशियल डिफरेंस, अभी लिखा हमने W/Q, लेकिन आपने कहा कि सर आपने बोला था पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करना, तो मैंने आपको बोला है कि इंफिनिटी पे क्या है, पोटेंशियल 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये V इंफिनिटी हमारा 0 हो गया और बच जाएगा, अब A लिखने की जरूरत नहीं है, फिर A लिखो, VA बराबर क्या हो गया, W/Q। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसी भी बॉडी को इंफिनिटी से बॉडी कह रहे हैं, किसी को चार्ज को इंफिनिटी से लेके किसी पॉइंट पे आने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, वही होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इसका इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे लाना पड़ेगा तो आपको पता है कि ये अगर यहाँ से उठा के यहाँ लेके आते हैं तो आपको पता है कि इसके कंपेयर में हमको यहाँ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा हो गया। और एक चीज और याद रखना है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इतना डीप नहीं जाना है, ये आपको सीनियर क्लास से पढ़ना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन कर लिया, लगे हाथ पोटेंशियल डिफरेंस भी यहीं पे बता देते हैं। मान लो आप अभी इंफिनिटी से लेकर नहीं आ रहे हैं, अभी क्या ऑलरेडी ए पे है बॉडी, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल
डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या? डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। ठीक है, तो अब मान लो कि अब इंफिनिटी से ना लाके, और अभी भी हम लोग टेस्ट चार्ज ही यूज करेंगे, मतलब इंफिनिटी से ला रहे थे तो कितना वर्क करना पड़ा। अब आपको पता है ए से बी में ले जाने में भी वर्क करना पड़ेगा। ये आपको पता है इसका पोटेंशियल यहाँ पे ये दूर हो गया तो कम होगा और यहाँ ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ के कंपेयर में पोटेंशियल यहाँ ज्यादा होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, v यहाँ से a से b जा रहे हैं तो हमने क्या बोला, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो लिखेंगे क्या, vb माइनस va बराबर w बाई क्यू। ठीक है ना, इसको हम वापस लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल टू w बाई क्यू। ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एक पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो किसी भी बॉडी पे किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात करें, मैं आपको बताऊं कि अभी हमने डिफाइन किया V इक्वल टू क्या हो गया, W बाई क्यू। W होता है जूल और Q होता है कूलम। ठीक है, तो पोटेंशियल का यूनिट ये भी होता है जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कैसे, वोल्ट से। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें वोल्ट से। ठीक है, अच्छा उसके बाद जूल पर कूलम हो गया वोल्ट। इसको मेजर जो कहते हैं तो वोल्ट में ही याद रखना। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है इसके लिए, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर, है ना। याद रखना है कि ये वोल्ट है तो वोल्ट से याद आएगा वोल्ट मीटर। अच्छा वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, और इसका रेसिस्टेंस हाई होगा। इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, हाई होगा। ठीक है ना, और आइडियल के लिए कितना हो गया, आइडियल के लिए इंफिनिटी होता है। आइडियल के लिए रेसिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है ना, अच्छा ये हो गया हमारा, हो गया आई मीन करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार डायरेक्शन ऑफ करंट। एक बार देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपने कई बार देखा हो कि लिखता होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक रूप से, मतलब क्या कि पुराना क्या लेते आ रहे हैं, तो ओल्ड मेथड से हम लोग लेते आ रहे हैं क्या, किसी भी रेसिस्टेंस में। ठीक है, ये जो बड़ा वाला होगा ना इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। ये जो बड़ा वाला हो गया हाई पोटेंशियल, ये बड़ा वाला साइन देख रहे हैं, ये सेल है वैसे, हाई पोटेंशियल है, इसको हम लोग प्लस बोलते हैं। और छोटा वाला क्या हो गया, लो पोटेंशियल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, है ना। ये छोटा वाला क्या हो गया हमारा, लो पोटेंशियल। तो पहले के साइंटिस्ट थे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हुआ उसके पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, तो जनरली साइंटिस्ट को लगा कि करंट है, अब स्विच ऑन कर रहा है तो बल्ब और फैन चलना लग रहा है, और ऑफ कर रहा है तो फिर बंद हो जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है वायर में। और जब फ्लो हो रहा है तो उस समय का कॉन्सेप्ट, और हम सबको पता है कि फ्लो हमेशा हाई से लो होता है। ठीक है, तो उन्हें लगा कि हाई से लो होता होगा, और हाई को जनरली हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई, और साइंटिस्ट ने फिर ध्यान दिया, उस पर लिखा था क्या, इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक से वर्ड ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट। अब करंट क्या होता है, वाटर का भी करंट होता है, एयर का भी करंट है। मतलब वाटर जब फ्लो कर रहा है बड़ी तेज तो उसको हमने बोला वाटर करंट, हवा जब फ्लो कर रहा है तेज तो हमने बोला क्या, एयर करंट या विंड करंट। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब तेजी से फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे क्या, उसको इलेक्ट्रिक करंट। बट पहले से साइन दिया चुका, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे साइन कैसा होता है, निगेटिव,
और नेगेटिव हमेशा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन तो चलेगा नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस हिसाब से करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए था, नेगेटिव का पॉजिटिव। लेकिन नो बुक सब पब्लिश हो चुका था, काफी टाइम भी हो चुका था, सबके दिमाग में बैठ चुका था कि हाँ करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस हो गया। तो बाद में इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए बोल दिया कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा निगेटिव से पॉजिटिव फॉलो करेगा, ठीक है ना। और इसीलिए क्या हो गया, करंट क्या होता है, हाई से लो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। तो करंट इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ समझो। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या है कि सिंपल सा स्टेटमेंट है। आपके पास मान लो एक छोटा सा बैटरी है, सेल, एक बैटरी जो लगाते हो, ये छोटा वाला, ये बैटरी हो गया आपके पास। उसके बाद मान लो क्या, पहले पतला वाला बैटरी रखो जो हम लोग रिमोट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोटा टॉर्च में यूज करते हैं। उसके बाद मान लो कि हमारा इन्वर्टर वाला बैटरी है, इन्वर्टर वाला बैटरी है, ठीक है। तो आपको पता है कि बल्ब, अगर कोई एक पार्टिकुलर बल्ब इस पे हम लोग अगर कनेक्ट करेंगे तो वो ग्लो करेगा, इस पे कनेक्ट करेंगे तो इसके कंपेयर में ये लेस ग्लो किया, ये मोर ग्लो किया, ठीक है। और अगर ये बड़े वाले पे कर दे तो आपको पता है बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, टू मच ग्लो है। इस पे कम ग्लो किया, इस पे उससे ज्यादा ग्लो किया, और इस पे बहुत ज्यादा ग्लो किया। हो सकता है बल्ब इतना ज्यादा ग्लो करे कि बर्स्ट ही कर जाए, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज से क्या कर रहे हैं, ये बैटरी का कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। और बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल। मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3, तो ये क्या हो गया, ये इससे ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया। मतलब क्या है कि हम बैटरी चेंज कर रहे हैं तो मतलब पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, और पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो क्या हो गया, करंट बढ़ रहा है। तो यही तो होता है ओम्स लॉ, यही होता है ओम्स लॉ। क्या कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा। मतलब करंट प्रोड्यूस इनसाइड एनी कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारा अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। आपको पता है क्योंकि ज्यादा अगर मान लो कि यही बैटरी है और मतलब अभी नॉर्मली वर्क कर रहा है, नॉर्मली अगर इस टेम्परेचर वर्क कर रहा है तो कुछ और तरह का ज्यादा गर्म हो जाएगा तो हीट होने लगा तो उसका ना वर्किंग कैपेसिटी घटना शुरू हो जाता है। तो ओम्स लॉ वैलिड होता है एक सर्टेन पार्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन पे, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ का। अब स्टेटमेंट लिख लेना, बस फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एट सर्टेन टेम्परेचर, प्रेशर और अदर environmental कंडीशन करंट प्रोड्यूस इनसाइड एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं ऐसे, V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। उल्टा भी सोच सकते हैं, जैसे कि V चेंज किया तो हमारा I चेंज हो रहा है। मतलब क्या, अगर I चेंज हो रहा होगा तो V चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने घुमा के ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट हम यहाँ क्या रखेंगे, R, ठीक है ना। तो V इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू हम लोग IR ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां हमारा R क्या हो गया, R हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। R क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट, जिसको हम एक नया टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस फिगर से क्या लग रहा है, I इक्वल टू क्या होगा, सॉरी R इक्वल टू क्या हो गया, यहां से अगर हम बात करें V इक्वल टू हो गया IR, तो आप याद रखना ये ओम्स लॉ नहीं है। V इक्वल टू IR, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, व्हाट इज ओम्स लॉ तो लिख के चले आते हैं V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ नहीं है।
अगर आपको लिखना ही है तो या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ओम्स लॉ यही है, ठीक है। लेकिन बच्चे रट लेते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू ये ओम्स लॉ, ये तो उसका रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ देखने से क्या लग रहा है, R इक्वल टू V बाई आई, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो फॉर्मूला देखने से तो ये लग रहा है कि भाई रेसिस्टेंस बढ़ेगा, कैसे, जब वोल्टेज बढ़ेगा तब, करंट घटेगा तब। बट याद रखना कि जो R जो होता है रेसिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट होता है। मतलब अगर वोल्टेज और करंट बढ़ता है या घटता है तो रेसिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं है, रेसिस्टेंस उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो R इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। अच्छा, ये बात हमने बोला कि R हो गया V और I, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर किसी किसी क्वेश्चन में वोल्टेज दिया रहता है, करंट है, तो उसके हेल्प से रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप किसी बल्ब का वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया है, तो आप रेजिस्टेंस निकालो। मतलब कोई बल्ब है, यहाँ पे कोई बल्ब है और इसका आपको दे दिया है कि वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट बराबर 11 एम्पियर हो गया, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो गया, 20 ओम, ठीक है। लेकिन अगले ही पर अगर कोई बोलता है कि आप वोल्टेज हम V इक्वल टू, आपने इतना कैलकुलेट कर लिया, और कोई बोलता है आप V इक्वल टू हम 110 वोल्ट दे रहे हैं, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। बोलना है कि नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, यही होगा, जो एक बार निकाल दिया ना वो फिक्स है, ठीक है ना। आप करंट बोलिए तो करंट, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो करंट चेंज हो जाएगा। तो हमने एक बार निकाल लिया ना, अब आप कुछ वोल्टेज कर दीजिए, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमारा फिक्स हो गया। रेसिस्टेंस क्या हो गया, इतना ही होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। आते हैं ओम्स लॉ में, ग्राफ भी पूछ लेता है तो आप ग्राफ बता दो, इसको भी डिस्कस करते हैं। एक बार ओम्स लॉ का ग्राफ देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ का ग्राफ क्या होता है, सिंपली आप याद कर लो, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आप एक्सप्लेन करोगे। अगर पढ़ना होता तो बहुत पहले इसको कर लिए होते, ठीक है। आप इतना याद रखना, जब V और यहाँ I है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। और ये क्या बताएगा, इसको बोलते हैं स्लोप, और ये बताएगा रेसिस्टेंस। ये क्या बताएगा, रेसिस्टेंस। तो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ है तो क्या बताएगा, ये रेसिस्टेंस, ठीक है ना। तो R इक्वल टू यहां से भी आ गया हमारा V बाई आई। ये स्लोप क्या बता रहा है, ये स्लोप बता रहा है रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, V हम लोग जनरली यहीं पे लिखते हैं और I नीचे लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि V हमेशा यही रहेगा। जैसे कि आपको अगर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दें कि ये जैसे कि हमारा V है और ये I है और दो ये है, A है, वायर B है, तो बताइए रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है। तो पहले तो याद रखिए रेसिस्टेंस बता रहा है स्लोप, और रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि V के करीब में कौन है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। यहाँ V के करीब में A है तो RA ग्रेटर देन RB, ठीक है ना। मान लो इसी ग्राफ में ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे I देता और V, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं टेंशन लेना, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है ना। अभी हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे V रखा और यहाँ पे I रखा, और यहाँ पे उल्टा कर दिया I और V। तो आपको नहीं देखने आना है किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप, देखो कि V के तरफ कौन है। अभी V के तरफ क्लियर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो क्या हो जाएगा R2 ग्रेटर देन R1, बात खत्म, ठीक है। ज्यादा इस पे नहीं करना, ओम्स लॉ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है तो बोल देंगे क्या किया, ओमिक कंडक्टर है। जो ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे उसको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, ओमिक कंडक्टर हो गया। मेरे ख्याल से ओम्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं जो हमारा कांस्टेंट था रेजिस्टेंस, उसकी बात कर ले। तो R इक्वल टू आ गया V बाई आई, फॉर्मूला तो ये आया R इक्वल टू V बाई आई। तो आपने बोला V बाई आई, R तो डिपेंड कर रहना चाहिए V और I पे, बट ऐसा होता नहीं है। तो R किस पे डिपेंड करता है, तो R के लिए एक अलग फॉर्मूला निकल के आता है, R इक्वल टू होता है रो L बाई A, ठीक है ना। तो R ये सारे टर्म क्या हो गए, तो देखो जैसे कि वायर है ना, वायर जनरली क्या होता है आपको ही पता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब ये पेन भी कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और आपको पता है कि ऐसा ही पतला कुछ वायर होता है इसी शेप का गोल सा,
ठीक है ना, तो उसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं। ये टर्म क्या बता रहा है, तो इसका लंबाई क्या है, तो यहाँ पे बता रहा है एल, जिसको हम लोग एल को दिखते हैं किसमें, मीटर में, ठीक है। ए क्या है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या कहने का मतलब है, क्रॉस सेक्शन का मतलब ही होता है किसी बॉडी को काट दो बीच से, किसी बॉडी को काट दो और सामने से देखो क्या दिखाई दे रहा है, इसको काटेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर, तो वो जो सर्कल होगा ना वो क्रॉस सेक्शन है। तो आप बस याद रखो, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि आपको ना रेडियल जो वायर मिलेगा सिलेंड्रिकल मिलेगा, तो आप हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या डालना, पाई आर स्क्वायर, जहां आर हमारा क्या है, यहाँ पे रुक जाओ, स्मॉल आर लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, पाई आर स्क्वायर, जहां आर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। और रो क्या हो गया, रो क्या हो गया हमारा, रो होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी मतलब मटेरियल किस चीज का है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, रेसिस्टिविटी मतलब क्या हो गया, मटेरियल किस चीज का है, ठीक है ना। और इसको मेजर करते हैं ओम मीटर में। अच्छा, आर का यूनिट क्या होता है, ये होता है ओ, है ना, ओ एच एम ओ, या फिर ये सिंबल होता है, सीमेन बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ओमेगा ओ, ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो ये हमारा जैसे वायर हो गया, तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल, और ये हो गया हमारा क्या, क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्ट क्या हो गया, यही पार्ट हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन ए। और ये मटेरियल किसका है, आयरन का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, तो वो होता है रेसिस्टिविटी। फिर क्वेश्चन आता है कि किस पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, आपने तो बोला था वी और आई पे डिपेंड करता नहीं, तो बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहले बात कर रो की ही, तो ये होता है हमारा रेसिस्टिविटी, हमने लिखा है यहाँ पे, यही पे बता दो, रो हो गया रेसिस्टिविटी। और ये मटेरियल है ना, आपको बता भी हमने बोला क्या कि करंट जो है, करंट जो है आयरन के वायर में हो, कॉपर के वायर में, तो लोग प्रेफर करते हैं कॉपर वायर, क्यों, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस होता है कम, तो मटेरियल के कारण है ना। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, और साथ ही टेम्परेचर पे, क्योंकि आपको पता है कि जब हीट ज्यादा होता है वायर तो मेल्ट कर जाता है, तो उस पर करंट फ्लो रुक जाता है, इसलिए रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो रेसिस्टेंस तो खुद ही डिपेंड कर रहा है मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, तो इसको तो लिखेंगे ही हम लोग, मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर, इसको तो हम लोग लिखेंगे। साथ ही देखो आपने लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और किस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ वही क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ, इन सब चीजों पे मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, इन सब चीजों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी पूछे तो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल, टेम्परेचर। रेसिस्टेंस बोल दे क्या V और I पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल नहीं, करंट एंड वोल्टेज पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन और आ जाते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि अगर हमने लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ अगर दोगुना कर दिया, और क्वेश्चन आता है कि R में L हमने अगर डबल कर दिया तो R भी क्या हो जाएगा, डबल, R भी क्या हो जाएगा, R भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। L अगर 1/3 कर दिया तो R भी क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया हमने 2A कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। एरिया हमने हाफ कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, 2R। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम है, क्योंकि क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बात हो गई रेसिस्टेंस। अच्छा, ये भी पूछ देता है कि एरिया खुद क्या होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं रो L/πr², मतलब अगर रेडियस अगर दोगुना हो गया, R बढ़ के दोगुना हो गया, तो रेसिस्टेंस कितना बढ़ेगा, कितना,
4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो रेडियस अगर 2 गुना हो गया तो रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। रेडियस अगर r/3 मतलब रेडियस घट गया है 1/3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस क्या हो गया? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ये r/4 हो जाएगा, ये r/4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस रेडियस, क्योंकि ये वायर मोटा हो गया था ना, तो क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस घट जाएगा। इसमें देखो, इसमें रेडियस पतला कर दिया, पतला कर दिया, तो मतलब क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर कर दो, ये 3 का क्या? 3 स्क्वायर 9 हो गया, मतलब ये 9r हो जाएगा। तो ये कहानी थी आपकी रेसिस्टेंस की, ठीक है। तो ओम्स लॉ मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेसिस्टेंस इन सीरीज, पहले इसको देख लेते हैं, और पैरेलल, ठीक है। तो इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। तो खैर कोई बात नहीं, हम जब लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान क्या देना है, अभी हम 2 ही रेसिस्टेंस लेके चल रहे हैं, R1 R2, ठीक है। तो हमें देखना बस कनेक्टिविटी इसका देखना है, ठीक है। तो देखेंगे, हमने बताया था आपको कि इसको प्लस बोलते हैं, बड़े वाले को बोलते हैं प्लस और माइनस। तो ये वायर हो गया हमारा, तो उस वायर के ना पीछे आपको दौड़ना है, पीछे पीछे जाना है। जब तक रेसिस्टेंस बीच में नहीं आता है तो वायर का साइन चेंज नहीं होगा, बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। दूसरा, रेसिस्टेंस में जो सीरीज में होगा रेसिस्टेंस, वो अल्टरनेट होता है। प्लस माइनस कैसा होता है? अल्टरनेट। तो ये जैसे वायर है प्लस है, तो ये क्या हो गया? प्लस प्लस, अभी तो कुछ चेंज नहीं आ रहा बीच में, रेसिस्टेंस आएगा वहां पे रुकेंगे। जहां रेसिस्टेंस आया तो ये प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे, तो अगला साइन अपने आप चेंज हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर इधर से चलते हैं हम लोग पीछे, ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, अगला क्या हो जाएगा? ये प्लस, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर यहाँ पे ये माइनस था, तो आप बोले कि चेंज नहीं होता है तो प्लस है, तो थोड़ा सा समझना होगा। दोनों साइड से हम लोग देखते हैं, ये प्लस हो गया तो माइनस, अल्टरनेट होता है, ठीक है ना। मतलब क्या कि हर रेसिस्टेंस का एक का प्लस दूसरे का माइनस, क्योंकि आपको पता है इधर से ये प्लस दिखा है तो इधर से ये माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात ये प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो क्या होगा? ऐसे सोचेंगे, एक प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। रेसिस्टेंस का साइन क्या होगा? अल्टरनेट होगा, अल्टरनेटली कनेक्ट होगा। जो 2 रेसिस्टेंस होगा अल्टरनेटली, एक का प्लस तो दूसरे का माइनस, एक का प्लस फिर दूसरे का माइनस, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, अगर यहां से अगर आया करंट, ठीक है, तो जब तक वायर अलग नहीं हुआ तब तक करंट सेम होगा। देखो यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, ठीक है। और यहाँ जितना आई निकला था उतना वापस आ गया, मतलब क्या? आई बराबर कांस्टेंट, करंट क्या हो गया यहाँ पे? कांस्टेंट। बस एक ही बात को आपको याद रखना, आई कांस्टेंट हो गया तो वी ऑफ कोर्स क्या हो गया? वी नॉट कांस्टेंट होगा। वी क्या हो गया? नॉट कांस्टेंट। तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि ये सीरीज है ना, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। तो पैरेलल में जस्ट उल्टा कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वेरिएबल, आई नॉट कांस्टेंट, और जब आई कांस्टेंट नहीं है तो वी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। वी हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। पैरेलल को कैसे पहचानेंगे? तो पैरेलल में देखो ये प्लस है, सेमी वायर जा रहा है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, सेमी वायर है तो ये प्लस, ये प्लस, यहाँ ये सेम वायर है या माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है ना। ये है माइनस, तो क्या हो गया? सबका प्लस एक साथ और सबका माइनस एक साथ, तो वो क्या हो जाता है? पैरेलल। याद रखना, आई बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट, वी बराबर क्या हो गया? नॉट कांस्टेंट सीरीज में, या आई नॉट कांस्टेंट और वी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। सीरीज में आपको क्या करना है? सिंपली आपको दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ देना, दोनों क्या, कितना भी रहे, ठीक है, उसको जोड़ देना है। साथ ही मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे रेसिस्टेंस है R, तो सबको जोड़ देना, R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। और जनरली देखा गया है कि बोर्ड सारे मान लो 4-5 रेसिस्टेंस होते हैं और वो भी इक्वल होते हैं जनरली, मैं तो हमेशा नहीं कह रहा हूँ,
तो उस समय क्या करना है कि आपको टोटल आर इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या करना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू आर। ये कब करना है, ये तब करना है जब सब बराबर दिया हुआ है ना, बराबर आर दिया हुआ है, तब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू आर। मतलब कि एग्जांपल एक साथ में ही देख लेते हैं इसका। जैसे कि ये ठीक है, ये भी 5 ओम 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 है, ठीक है ना। इस सब में 4 रेजिस्टेंस आपको इक्वल दे दिया है, तो कुछ ना आर इक्विवेलेंट क्या करना है, सिंपल एन के मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4 और इनटू करना है, मैंने बोला सीरीज में इनटू करना है, और ये क्या हो गया इनटू 5 बराबर क्या हो गया 20, ठीक है ना। पैरेलल में क्या होता है, आपको उल्टा करना है। मान लो ये R1 है या R2 है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर लेना है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, ठीक है। इसमें भी कहोगे और भी रेजिस्टेंस होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और जितना है उतना ही आ सके, ठीक है ना। इसमें भी आप कहोगे कि सर अगर इक्वल दे दिया सारा डिस्टेंस, R1 बराबर R2 बराबर R3 है ना, ऐसा क्या है टोटल n रेजिस्टेंस है, बराबर n लिख लो पहले बराबर R, और ऐसा n रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखना आपने, क्या करना है आपको R और डिवाइडेड n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया सीरीज में, तो पैरेलल में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि जैसे मान लो ये भी 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है, ठीक है ना, और ये भी मान लो इसमें भी 4 लिया, इसमें भी ले लेते हैं 5 ओम है, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, ये एक तो क्या सब प्लस में है और ये माइनस में, सारे प्लस से कनेक्ट हो रही है, सारे माइनस से कनेक्ट है। टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, टोटल 5 हो गया। तो क्या करेंगे 5, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 5, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 1.25। आपसे जब भी पूछे कि आपके पास 4-5 रेजिस्टेंस है और आप हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमेशा पैरेलल कनेक्ट करना है। और आपसे बोल दे कि हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमेशा क्या करना है, आपको सीरीज कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जल्दी से थ्योरी देख रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं हीट। हीट क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे हीट जनरेटेड। आपको पता है कि किसी भी वायर में क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी वायर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और जब इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सब क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करना। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में टकराएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपस में टकराएगा, ऐसे घर्षण करेगा, फ्रिक्शन करेगा, और जब भी फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा, ठीक है ना। जब भी फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगा। देख लेते हैं कैसे होगा। कि मान लेते हैं पोटेंशियल V है, ठीक है ना। तो ये हीट आया कहां से, ये हीट आया कहां से, तो ये बैटरी हमने, ये प्लस है हमारा और ये माइनस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। करंट का डायरेक्शन तो इस साइड में होगा, तो ये आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये बैटरी का ही तो वर्क खर्च हो रहा है उस पर। ये अगर बैटरी नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आता, बिल्कुल नहीं। मतलब यही वर्क जो करेगा बैटरी, वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे क्या, याद होगा आपने पोटेंशियल बताया था V इक्वल टू W/Q, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, W इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, Q इंटू V, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, W इक्वल टू Q इंटू V। Q के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, याद करो, Q बराबर क्या था, I बराबर था हमारा Q/T, यानी Q इक्वल टू IT,
है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे आई टी, और V बराबर हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, याद होगा आपका, आई आर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने आई आर। तो W बराबर ही तो हो गया Q, है ना। Q को हम लोग हीट भी लिखा देते हैं, H भी दिखा देते हैं, उससे आप परेशान, ये सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हीट आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई नहीं कट करेगा इसको। ठीक है, तो Q बराबर क्या आ गया हमारा, हीट बराबर जो आ गया, हीट इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना। हीट जनरेट जो होगा सर्किट में होगा वो आई स्क्वायर आर टी। तो हमने लिखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इसी को लिख देंगे हम जब सेंटेंस में कि जो हीट जनरेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, किसी भी मतलब कंडक्टर के इनसाइड जो हीट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के, और कितना टाइम इलैप्स हुआ, मतलब कितना टाइम हमने दिया है उसको हीट होने के लिए। ठीक है, तो उसी को आप जब लिखोगे स्टेटमेंट में, तो इसी को स्टेटमेंट जब लिख दो ना, तो यही को बोलने लगते हैं हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, हीट का यूनिट आपको पता ही होगा, ऐसा यूनिट वो होता है जूल, है ना। इनफैक्ट हीट का, वर्क का, एनर्जी का, सबका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो बात हो गई हीट की। ठीक है, तो जनरली हीटिंग एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, मेनली क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका वाटर हीटर हो गया, आपका वाटर रॉड हो गया आपका, ये भी हीट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर आयरन हो गया। और सब में क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं नाइक्रोम वायर, है ना। नाइक्रोम बेसिकली क्या होता है, एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, या फिर मेटल विथ नॉन मेटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। इससे बेसिकली क्या है, निकल है, क्रोमियम है एंड आयरन है। ठीक है ना। तो ये एलॉय होता है जो कि हीट रेसिस्टेंट होता है। नाइक्रोम को क्यों यूज करते हैं, ये हीट रेसिस्टेंट, मतलब रेसिस्टेंट मतलब क्या, ये हीट को बर्दाश्त कर लेगा, है ना। हीट को क्या कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है, तो जितना भी हीटिंग एप्लायंस होता है ना, उसमें हम लोग नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। ये हो गया हमारा हीट का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग जल्दी से पावर देख लेते हैं। जल्दी से हम लोग पावर देख लें। पावर क्या हो गया हमारा, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये वर्क कहां से, किस वर्क की बात हो रही है, तो बार बार हम लोग वही वर्क यूज करेंगे। कौन सा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी W इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू वी, है ना। वर्क को ही हमने एनर्जी बोला, इसी को हमने हीट बोला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते क्या हो गया, क्यू वी बाई टी, और अभी आपने पढ़ा Q बाई टी और इंटू वी। Q बाई टी क्या होता है, I, ये हो गया V। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू वी। पावर इक्वल टू I इंटू वी, इक्वल टू हमारा क्या, I इंटू वी। तो पावर को आपको ना तीन फॉर्मूला, जब रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा, करंट एंड वोल्टेज दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अच्छा V इक्वल टू क्या होता है, I और R। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू R बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। तो पावर का ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। और क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I की जगह V बाई R लिख सकते हैं। तो हो गया P इक्वल टू V बाई R और इंटू V, पावर इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला हमारा आ गया पावर का। कौन कौन, P इक्वल टू आई वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो बच्चे परेशान होता है सर इस फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो उसमें कुछ ज्यादा तोप चीज नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस नहीं दिया है, आई और वी है, सिर्फ करंट एंड वोल्टेज है, तो पावर का फॉर्मूला आप ये यूज करोगे। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, तो आप वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर करंट कांस्टेंट है तो आप आई स्क्वायर आर यूज करो। ठीक है ना, मतलब सीरीज में हम लोग आई स्क्वायर आर यूज कर लेंगे, पैरेलल में वी स्क्वायर बाई आर यूज कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा पावर कहीं पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं पे आप देखोगे कि जैसे सीरीज में जो बल्ब
कम रेसिस्टेंस का होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, और पैरेलल में जो बल्ब ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वो ग्लो करेगा। देख लो ना, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। तो हमने क्या बोला, जहां V कांस्टेंट, तो V किस में कांस्टेंट होता है, पैरेलल में, तो पैरेलल में V कांस्टेंट है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, ओके। अच्छा, पावर का जो SI यूनिट होता है, पावर का SI यूनिट क्या हो गया, पावर का SI यूनिट वॉट होता है ना, क्या हो गया, वॉट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, है ना। एनर्जी का जैसे यहाँ पे यूनिट होता जूल और पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। तो पावर का अगर किसी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे मान लो लिखा हुआ है हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, क्या मतलब है ना, किसी का रेटिंग होता है, जैसे इंडिया में जनरल रेटिंग आपको 220 वोल्ट का मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी भी बल्ब पे मान लो कि रेटिंग लिखा हुआ है कितना, 100 वाट एंड 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है ना, बल्ब आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लिया होगा ना, तो उस पर ये चीज लिखा होता है 100 वाट एंड 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग है। इसको 100 वाट को क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। मतलब क्या हो गया, अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे, अगर इस बल्ब को, इफ वी कनेक्ट दिस बल्ब at 220 volt, it will consume 100 जूल पर सेकेंड। मतलब 220 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं तो ये 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 100 जूल। और आपका पता है कि अभी हम लोग जो एलईडी वगैरह यूज करते हैं 10, 12 वॉट, 20 वॉट, यही जनरली होता है। और आपका पहले का जो येलो वाला बल्ब देखा होगा पीला, वो 100 वाट का होता था। मतलब कितना हम लोग के लिए कितना ज्यादा एनर्जी वो यूज करता था। तो ये हो गया आपका मीनिंग, हमने बता दिया कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि ये लास्ट टॉपिक है, और जो भी छूटेगा उसको हम लोग कनेक्ट कर लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से मैं आपको लॉन्ग आंसर करा दूंगा और ऑब्जेक्टिव उसी में करा दूंगा, तो उसमें हो जाएगा कवर, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल मतलब क्या, जो कॉमर्स मतलब क्या हो गया, जो हमारे यहाँ बिजली बिल आता है तो उसका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। इसको जो मेजर करते हैं हम लोग किलो वाट आवर में, इसको मेजर करते हैं क्या, किलो वाट आवर में। तो ये यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है। और 1 किलो वाट आवर जो होगा, इसी को हम लोग वो 1 यूनिट है। आप घर में देखे होंगे ना, बोलते होंगे कैसे यूनिट बिजली है, तो 8 रुपए यूनिट है। या फिर आप ये भी कहे होंगे कि हाँ महीने में मेरे यहाँ 40 यूनिट बिजली बिल आ गया है ना, 50 यूनिट बिजली बिल आ गया। तो यूनिट क्या है एक्चुअली में, 1 किलो वाट आवर है ना। तो आपने लिखा था ना P इक्वल टू E बाई टी, अब इसको वापस E इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि पहले पावर, आपने वर्क निकाला हीट के फॉर्म में, फिर पावर निकाला, और फिर आप हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, है ना। पहले हमने क्या किया, पहले तो आई स्क्वायर आर टी किया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी किया, फिर आपने क्या करते, इसी को हमने E भी बोला, फिर आपने क्या किया, आई स्क्वायर आर टी भाई, फिर टी किया, यहाँ से आई स्क्वायर आर आ गया। अब फिर आप क्या कर रहे हैं, E इक्वल टू बी इंटू टी। तो कंफ्यूजन तो बनता है, एनर्जी शुरू किए थे फिर पावर पे आ गए। फिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है या फिर कोई भी हाइडल पावर प्लांट, कहीं से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे पास, वो पावर के फॉर्म में आती है। और पावर के फॉर्म में आ रही है, कितने टाइम तक हम लोग यूज करते हैं, जनरली घंटों में यूज करते हैं। मतलब 1 महीने में, रोज तो बिजली बिल आती नहीं है, महीने में आती है। महीना में क्या हो गया, मतलब 30 डेज हो गया या फिर 31 डेज हो गया, और एक दिन में 24 घंटा है, तो सबको मल्टीप्लाई करके, है ना। तो एक्चुअली में क्या हो गया, हमारे पास जो बिजली आती है इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर के फॉर्म में, हम कितना टाइम तक जलाते हैं उसको, तो ये हमारा मतलब हो गया क्या, एनर्जी। इसलिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे हमें पहुंचना था, इसलिए हम ऊपर को
सब चीज कर रहा है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, पावर इनटू टाइम, ठीक है, E इक्वल टू हो गया पावर इनटू टाइम। तो E को हम लोग रखते हैं क्या, वॉट। तो चूंकि एनर्जी महीना में यूज करेंगे तो वो ज्यादा ही यूज कर लेंगे, क्योंकि पता है कि आपको 12 वाट का तुम्हारा एलईडी होता है। तो अगर एक महीना से चलाते हैं इसको, एक महीना तो 12 इंटू 30 इंटू 24 अगर करेंगे तो कितना हो गया 360 इंटू 24, यानी कि 6 6 24, 4 3 12 144 और 72 4 6 8 है ना। ये देखो किलोवाट में आ गया, एक बल्ब आ गया 8.6 है ना, 8640। तो क्या हो गया 8.64 किलोवाट हम कहेंगे, तो किलोवाट आ गया। इसीलिए हम लोग इसका यूनिट क्या रखते हैं, किलोवाट। घंटों यूज कर रहे हैं तो किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपसे पूछते हैं किलोवाट आवर, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, देखने में किलोवाट लग रहा है कि पावर के यूनिट, नहीं, इसके बगल में आवर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो किलोवाट के अगर हम लोग लिखे जूल पर सेकेंड और आवर हम सेकेंड में लिखते थे कैंसिल। तो एक्चुअली क्या है, ये जूल में, किलोवाट आवर क्या बता रहा है, जूल बता रहा है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो वो होता है किलोवाट आवर। लेकिन अगर पूछ दे कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है कि एनर्जी कमर्शियल यूनिट है लेकिन एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है, जूल लिखना है, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्ट कर ले कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। एक किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो कोई बात नहीं, कनेक्ट करते हैं। 1 किलोवाट है तो इसको क्या लिखेंगे, 1000 वॉट आवर। 1 किलो में आपको पता है ना 1000 होता है, तो वॉट आवर। वॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड, और आवर 1 घंटा में कितना सेकेंड, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड चला गया, ये हमारा क्या 36 1 2 3 4 5 जूल, है ना। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, या फिर क्या लिख देते हैं 3600 किलो जूल, या फिर क्या लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल, है ना। तो तरह तरीके से लिखते हैं, लिखने का तरीका और कुछ नहीं, क्योंकि जनरली जो यूनिट हम लोग खर्च करते हैं 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। तो जो एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं एक्चुअली में क्या होता है, ये किलो जूल मेगा जूल में यूज होता है, इसलिए डिफरेंट यूनिट हमने बना के रखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत करना, इस पे जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने लगभग पार्ट कवर कर दिया है। अगर कुछ पार्ट बचा है तो उस पार्ट को हम लोग न्यूमेरिकल से कवर करेंगे। और एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर ये भी क्या करता है, मीटर, ये करंट डिटेक्ट करता है ना। तो आपसे पूछ दे कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, तो इसका भी काम है करंट डिटेक्ट करना। आगे करंट डिटेक्ट करना, और आगे सीनियर क्लास से पढ़ोगे कि गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग कैसे वोल्टेज निकालते हैं और करंट दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इतना ही जानो, गैल्वेनोमीटर और आमीटर क्या मेजर करते हैं हम लोग, करंट मेजर करते हैं, और वोल्टमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं वोल्टमीटर एंड आमीटर के बारे में, पहले भी जिक्र किया था हमने। वापस क्यों रेजिस्टेंस का ज्यादा लेते हैं और क्यों कनेक्ट लेते हैं, तो देखो जैसे कि ये रेजिस्टर है, ये हमारा आमीटर है। तो आमीटर कुछ नहीं होता है, बस आपको ऐसे गोल करके ए दिखा देगा, प्लस और माइनस, ठीक है। उसके बाद ये हो गया वोल्टमीटर, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। आप जरा बताओ कि करंट यहां से जाएगा, ठीक है। तो इस करंट को, अब ये आमीटर हम लोग सीरीज में क्यों लगाते हैं, पहले इस आमीटर पे फोकस करो आप। करंट यहां से गया, ये आमीटर हमने मेजर करने के लिए भेजा था करंट को। तो क्या हम चाहेंगे कि ये आमीटर करंट खुद खाए, बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे कि भाई तुम करंट मेजर करने गया और करंट खुद यूज कर रहा है। तो हम क्या चाहेंगे कि आमीटर करंट यूज नहीं करेंगे। तो आमीटर करंट यूज नहीं करें मतलब आसानी से करंट को पास कर दे। आसानी से करंट तो तभी पास करेगा जब इसका रेजिस्टेंस लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे ही ज्यादा हुआ तो करंट खाना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, आमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, लो रखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ वोल्टमीटर में क्या है,
हम क्या चाहेंगे, अब ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया। वोल्टमीटर में क्या है, हम चाहेंगे कि अभी भी क्या वोल्टमीटर, हम क्या चाह रहे हैं कि करंट, हमको इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। हम चाहेंगे क्या करंट इसमें फ्लो, हमारा करंट वेस्ट हो वोल्टमीटर में। अभी हम यहाँ क्या चाह रहे थे, करंट पूरी तरह से पास हो जाए, और इसमें चाह रहे करंट ना जाए। ठीक है, तो पूरे अच्छे से पास हो जाए, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब इसका रेसिस्टेंस कम हो, और इधर करंट ना जाए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कि इसका हमको रेसिस्टेंस हाई रखना पड़ेगा, तभी तो रेसिस्टेंस ज्यादा है। रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट होगा, अगर इधर जाने में दिक्कत है, चलो इधर से चलते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, इधर से रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट को डर लगेगा, इधर से कैसे जाएगा, रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो इसलिए क्या हो गया, रेसिस्टेंस वोल्टमीटर का हाई रख देते ताकि करंट इधर से ना जाके इधर से जाए, जबकि इसका रेसिस्टेंस हम लोग लो रखते ताकि क्या हो गया, करंट आसानी से चल जाए। हम यहाँ वोल्टमीटर में चाह रहे हैं करंट जाए ही नहीं, और इसमें चल जाए पूरी आसानी से चल जाए। तो आसानी से चल जाए मतलब रेसिस्टेंस लो, और उसमें ना जाए रेसिस्टेंस हाई। तो ये हमारा हो गया आपका वोल्टेज, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से लगभग थ्योरी खत्म कर दिया है। कल हम लोग आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।